वेलकम टू IAS पॉइंट। चलिए हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। आई एम सोनाली। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1663, ऑप्शन नंबर बी 1668, ऑप्शन नंबर सी 1670, ऑप्शन नंबर डी 1689। तो मैं आपको ईस्ट इंडिया के बारे में बता दूंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। किसकी स्थापना? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इसे यदा कदा जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। किस कंपनी के नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यदा कदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों तक की छूट दे दी थी। किसने दी थी? भारत के साथ कार्य करने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्होंने क्या कहा था? 21 साल तक की छूट दे दी थी। इसके बाद क्या हुआ? 1858 में इसका विलय हुआ। किसका विलय हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का विलय हुआ। भारत में ब्रिटिश राज का राज हो गया। विलय होने पर क्या हुआ? भारत पे क्या हुआ था? ब्रिटिश का राज हो गया। इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से कब 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था? इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे का अपना मुख्यालय बना लिया। जब किलाबंदी ली गई तो जब उस समय क्या था कि इसका मुख्यालय कहाँ था? सूरत में था। मगर जब किलाबंदी के बाद किलाबंदी की गई तो इसका मुख्यालय कहाँ बना लिया गया? बॉम्बे में इसका मुख्यालय बनाया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई थी। मगर पुर्तगालियों से कब प्राप्त किया गया था? तो पुर्तगालियों से 1668 में प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड देखेंगे, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर डी दादू दयाल। तो मैं आपको बता दूं कि जो गुलामगिरी पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? गुलामगिरी। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे ज्योतिबा राव फुले या ज्योतिबा फुले। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या हो गया? गुलामगिरी। इसके लेखक ज्योतिबा फुले थे। इस पुस्तक की भाषा क्या थी? तो इस पुस्तक की भाषा हिंदी थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक कब लिखी गई? तो पुस्तक लिखी गई थी 1873 में। ठीक है, कौन सी पुस्तक? गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी। जो किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। ठीक है, यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। आई रिपीट, पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी। इसके लेखक कौन थे? ज्योतिबा राव फुल या ज्योतिबा फुले। ठीक है, इस पुस्तक की भाषा कौन सी? तो यह पुस्तक हिंदी भाषा पर थी। इस पुस्तक ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा कि ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1910, ऑप्शन नंबर बी 1915, ऑप्शन नंबर सी 1920, ऑप्शन नंबर डी 1975। तो मैं आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब दी गई? तो उन्हें ब्रिटिश सरकार ने ये उपाधि दी थी। कब दी थी? 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किस सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। परंतु 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप सभी जानते होंगे 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, जब ये हत्याकांड हुआ तो इस घटना से दुखी हुए कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो उन्होंने क्या करा कि नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी वापस करी? तो कब वापस करी थी उन्होंने?
किस वर्ष दी गई थी, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि 1915 में उन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी का नाम है, पूरा नाम हैगा जीवराम भगवान दास कृपलानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन थे? जे.बी. कृपलानी, जिनका नाम क्या है? जीवराम, पूरा नाम जीवराम भगवान दास कृपलानी, यह अध्यक्ष थे। अब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जीवराम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? भारत की स्वतंत्रता के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे यह? पहले देखो, भारत की स्वतंत्रता के ये अध्यक्ष थे। इसके बाद यह एक दार्शनिक भी थे। दार्शनिक मतलब सही राह दिखाया करते थे। गांधीवादी मतलब गांधी जी के रास्तों पर चला करते थे। समाजवादी समाज के लिए, हित के लिए कार्य करते थे। पर्यावरण मतलब पर्यावरण को बचाने का कार्य करते थे। और स्वतंत्र सेनानी थे, ठीक है। इन्हें सम्मान से क्या कहा जाता था? इन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी कहा जाता था। किसे? जीवराम भगवान दास कृपलानी को सम्मान से क्या कहा जाता था? आचार्य कृपलानी कहा जाता था। अब इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो हैदराबाद, पाकिस्तान में हुआ था। इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 19 मार्च 1982 में हुई थी, 93 साल की उम्र में। कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु? तो अहमदाबाद, गुजरात, भारत, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीयता इनको कौन सी प्राप्त थी? इनकी राष्ट्रीयता इनको भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त थी। इसके बाद राजनीतिक पार्टी, किस पार्टी में क्या थे? तो ये भारतीय राजनीतिक पार्टी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, ठीक है। एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं आपको कि जे.बी. कृपलानी का पूरा नाम क्या था? जीवराम भगवान दास कृपलानी। यह भारत की स्वतंत्रता के अध्यक्ष थे, ठीक है। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। उन्हें सम्मान से क्या कहा जाता था? उन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी कहा जाता था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हैदराबाद, पाकिस्तान। इसके बाद इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु 19 मार्च 1982। उम्र कितनी हो गई थी? 93। अहमदाबाद, गुजरात, भारत, ठीक है। राष्ट्रीयता कौन सी प्राप्त थी इनको? तो राष्ट्रीयता भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त थी। राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा, ठीक है, जे.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया था? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए 1902, ऑप्शन नंबर बी 1861, ऑप्शन नंबर सी 1906, ऑप्शन नंबर डी 1910। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी 1861 में, ठीक है। अब यह स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना एलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी? मैं आपको बता देती हूँ। एलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ठीक है। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था इसे स्थायी संस्था? तो 1906 में इसे क्या किया गया था? स्थायी संस्था बनाया गया था। किसे? भारतीय पुरातत्व विभाग को 1906 में स्थायी संस्था बनाया गया। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 1906। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम सरकार की स्थापना कब की थी? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए 1941, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1943, ऑप्शन नंबर डी 1945। तो मैं आपको बता दूं, वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की
स्थापना की थी। किसकी स्थापना? अंतरिम सरकार का नाम क्या था? तो अर्जी हुकूमत ई हिंद। ठीक है, इसकी स्थापना अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन किसने किया था? इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों ने, जिसमें जापान, नाजी, जर्मनी, इटली और अनेक सहयोगी थे। समर्थन में कौन कौन था इसके? तो समर्थन में इसके धुरी राष्ट्र ने, जिसमें कौन कौन थे? जिस धुरी राष्ट्र में जापान था, उसके बाद नाजी था, उसके बाद जर्मनी के साथ इटली और अनेक सहयोगियों ने इसका समर्थन किया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को क्या क्या बनाया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को, जब यह अंतरिम सरकार हुई तब सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। ठीक है, इसके साथ राज बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। किसका मुख्य सलाहकार बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस का मुख्य सलाहकार बनाया गया था। किससे? राज बिहारी को। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आपको ताकि आपको याद रह जाए। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों ने, जिसमें कौन कौन थे? जापान, नाजी, जर्मनी, इटली और अनेक सहयोगियों ने किया था। ठीक है, इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, राष्ट्र मंत्री, विदेश मंत्री बनाया गया था। इसके साथ राज बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1943 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से की गई थी? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी होम रूल आंदोलन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती यात्रा शुरू की थी। ठीक है, साबरमती यात्रा कब शुरू की थी उन्होंने? 12 मार्च 1930 को। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुई थी यह? कौन सी यात्रा हुई थी दांडी नामक स्थान पर? तो साबरमती यात्रा। ठीक है, कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई थी। आगे बता दूं मैं आपको कि गांधी जी ने दांडी में नमक बनकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, किसकी शुरुआत हुई थी इस आंदोलन में, नमक कानून तोड़ने के आंदोलन में? तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? जेल से भागकर। ठीक है, समाजवादी नेता। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी मीनू मसानी, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी अच्युत पटवर्धन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो समाजवादी नेता थे ये कौन थे? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910। आपको बता दूं इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 में। किसका जन्म हुआ था? राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? अकबरपुर में हुआ था। वे कौन थे? स्वतंत्र सेनानी और समाजवादी थे। कौन थे राम मनोहर लोहिया? स्वतंत्र सेनानी के साथ साथ समाजवादी भी थे। वे कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। ठीक है, वह कांग्रेस के क्या थे? कांग्रेस से सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। तो हमसे पूछा गया है कि समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा लिया, तो अपने आप ही पढ़ा राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया था? ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी मीर जाफ़र, ऑप्शन नंबर डी निमानुद्दीन अली खान। तो मैं आपको बता दूं कि जो मीर जाफ़र था ये कौन थे? बंगाल का नवाब था। ठीक है, इससे पहले वह
सिराजुद्दौला का सेनापति था? मीर जाफर बंगाल का नवाब था, इससे पहले वह सिराजुद्दौला का सेनापति था। मीर जाफर महान विश्वासघात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मीर जाफर महान विश्वासघात के नाम से जाना जाता है। वो बंगाल का नवाब बनने के लिए प्लासी के युद्ध में, तो उसे क्या करना था, उसे बंगाल का नवाब बनना था, तो उसने क्या करा, जो प्लासी का युद्ध था उसमें रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था। ठीक है, कौन से युद्ध में? प्लासी के युद्ध में किससे मिल गया था? रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था। कौन? मीर जाफर। ठीक है, इस घटना को भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत माना गया है। ठीक है, प्लासी को क्या माना गया? जो प्लासी का युद्ध था उसमें ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत मानी गई है। ठीक है, भारत में। आगे चलकर क्या हुआ, जाफर का नाम क्या कर दिया, भारतीय उपद्वीप में देशद्रोही व गद्दार का पर्यायवाची बन गया। ठीक है, जो मीर जाफर था इसे बहुत बड़ा देशद्रोही माना गया था और विश्वासघाती माना गया था। उसके बाद देखेंगे, बता दूं मैं आपको, जो बॉक्सर की लड़ाई हुई थी, बॉक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1664 में हुई थी बॉक्सर की लड़ाई। ठीक है, इस लड़ाई के बाद मीर जफर बंगाल के नए नवाब बने थे। ठीक है, मतलब नवाब, उन्हें बंगाल के नवाब की गद्दी पर बिठाया गया था। तो आपको राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ आप नोट कर लेना कि बॉक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो मतलब बॉक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बॉक्सर का युद्ध हुआ था 1664 में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लेना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेश बंधन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए अश्विनी कुमार दत्ता, ऑप्शन नंबर बी बाघ जतीन, ऑप्शन नंबर सी वाघभूषण मित्रा, ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो मैं आपको बता दूं, स्वदेशी बंधन, तो यह जो समिति थी इसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। किसने की थी? स्वदेशी बंधन समिति की स्थापना, तो स्वदेशी बंधन समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? तो इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना, मतलब अपना जो खुद का देश है उसमें उत्पादन को बढ़ावा देना और जो दूसरे देश का उत्पादन है उसका बहिष्कार, मतलब दूसरे देश की चीज़ों को यूज़ नहीं करना। जैसे कि अभी हमारे यहाँ चल रहा है कि चीन का बहिष्कार चल रहा है, वैसे अधिकतर चीज़ें बंद हो चुकी है, ऐप वगैरह भी बंद हो गए हैं अब तो, पर फिर भी कुछ चीज़ें, अधिकतर ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी यूज़ की जा रही है। तो उसी तरह क्या था, स्वदेशी बंधन समिति में क्या था कि स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना था और विदेशी उत्पादनों का बहिष्कार करना था। तो आपसे पूछा गया है स्वदेश बंधन की स्थापना किसने की गई? तो मैंने अभी आपको बताया, स्वदेश बंधन की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्ता। इसके साथ आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे, विनय पिटक किसका ग्रंथ है? ठीक है, विनय पिटक किसका ग्रंथ है? अब जिसको आंसर पता है वो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको ये पहले पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, पर आप खुद भी ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, आज की आपकी क्लास ख़त्म होती है।